हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे जो आपका टेस्ट एग्जाम में और मेन सेमेस्टर एग्जाम में भी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलो स्टूडेंट, एक एक करके प्रॉब्लम को देखते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रॉब्लम है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपका जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसमें आपको जो कंटेंट दिया गया है उसमें आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपका यहाँ पर रिटर्न किया गया है। व्हाट इज द सेमीकंडक्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन इट। तो आपको बोलना है स्टूडेंट कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, और उसका टाइप्स को लिखना है और उसका एक्सप्लेन भी करना है प्रॉपर ढंग से। तो आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ये तो आपका आंसर पूरा मेरा वीडियो में, हम जो वीडियो पहले बनाए हैं उसमें पूरा इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बट आज हम रफली डिस्कशन करेंगे आपके साथ कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं और कितने तरह का सेमीकंडक्टर होता है, आपको कैसे लिखना है। तो पहले आपको सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन देना है कि व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, तो सेमी मतलब होता है आधा और कंडक्टर मतलब होता है चालक। तो अर्धचालक को ही हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो आपको डिफिनेशन पहले लिखना है। तो आपको डिफिनेशन क्या लिखना है वो आपको हम बोल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल whose electrical conductivity lies between conductor to insulator, जिसका कंडक्टिविटी आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाइज करे, उसी को क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये आपका सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन हो गया। उसके बाद आपको एग्जाम्पल दे देना है कि सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल के तहत आप सिलिकॉन को ले सकते हो, जर्मेनियम को ले सकते हो। जो हम लोग ज़्यादातर स्टडी करते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में ही ज़्यादातर स्टडी करते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो एग्जाम्पल होगा वो आपका क्या होगा, सिलिकॉन, और दूसरा क्या होगा, जर्मेनियम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपको बोलना है सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका क्या होता है, 14 होता है, आपको याद रखना होगा। और आपसे पूछेगा कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका क्या होता है, 32 होता है, और सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको बताया है 14 होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोलना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। अब आपको बताते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। तो आपको बोलना है कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर का प्योर फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को किसको बोलेंगे, तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर उस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलेंगे जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर नहीं होगा, इंप्योर होगा। तो इंप्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज द एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। अब आपको बताना है कि कोई भी सेमीकंडक्टर जो आपका इंट्रिंसिक है उसी सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बनाएंगे, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाएंगे। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का मतलब उसमें कुछ इंप्योरिटी का एडिशन करेंगे। इंप्योरिटी का एडिशन करके हम एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उसका कंडक्टिविटी जो होता है पुअर होता है, उस पुअर कंडक्टिविटी को बेहतर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, जिससे उसका कंडक्टिविटी क्या हो, इंप्रूव हो, बढ़े। तो हम लोग उसका इंप्योरिटी को एडिशन करके उसका कंडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे। तो आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इज बेसिकली 2 टाइप्स होता है, एक होता है एन टाइप्स, दूसरा क्या होता है, पी टाइप्स। अब देखो एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो हम लोग इंप्योरिटी का एडिशन करते हैं डोपिंग प्रोसेस के माध्यम से, वो आपका जो एन टाइप में होता है वो आपका क्या होता है, पेंटावैलेंट एटम का क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल के तहत। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि पेंटावैलेंट एटम कौन कौन सा है, तो आपको बोलना जिसका
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो उसी को क्या बोलेंगे, पेंटावैलेंट एटम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल पर हो गया आपका फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, उसको ब्रेक करेंगे तो 2 8 5 होगा, इसका बाहर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, फास्फोरस को पेंटावैलेंट एटम बोलेंगे। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, पेंटावैलेंट एटम के साथ हम लोग क्या करेंगे, एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर का डोपिंग करेंगे। यह चीज आपको याद रखना है। अब चलो समझते हैं कि पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग करते हैं वो मटेरियल कैसा होगा। तो पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग करेंगे वो मटेरियल आपका क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा। आपको क्या याद रखना, ट्राइवेलेंट, जिसका बाहर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसी को क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट एटम बोलेंगे। अब ट्राइवेलेंट एटम का यदि एग्जांपल पूछे तो आपको बोलना है एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है, उसको ब्रेक करेंगे तो 2 8 3 होगा, इसका बाहर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम को ट्राइवेलेंट एटम बोलेंगे। इसको आपको याद रखना है। तो आपसे यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग करते हैं वो कैसा मटेरियल होता है। तो पी टाइप में जो डोपिंग करते हैं वो ट्राइवेलेंट होता है और एन टाइप में जो डोपिंग करते हैं वो पेंटावैलेंट एटम होता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल में से सबसे ज्यादा कौन होता है। तो आपको बोलना एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो क्या होता है, होल होता है। ये आपको याद रखना, पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होल होता है, माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब चीजों के बारे में आपको जानकारी लेना है और आपको क्रिस्टल डायग्राम भी बनाना है प्रॉपर ढंग से, और आपको इस प्रॉब्लम को इसी तरह करके सिस्टम फॉर्मेट में आपको रिटर्न करना है, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो ये आपका हो गया पहला प्रॉब्लम का डिटेल डिस्कशन। अब आपको बताते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपको बेसिकली डिफरेंस बताना है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। तो आपको बोलना है कंडक्टर उस तरह के मटेरियल को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है अपने तहत पास करने में, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर में आपका इजीली तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। सेमीकंडक्टर में ये आपका क्या है, ये सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक है। ये इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कभी पास होता है, कभी पास भी नहीं होता, उसका एक प्रॉपर ढंग से कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल करके ही सेमीकंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब आपको बताना है कि सेमीकंडक्टर में आपका जो करंट फ्लो करता है उसमें आपका अप्लाइंग द टेम्परेचर जो होता है 300 केल्विन होता है, तभी जाके सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक के क्या होगा, कंडक्टर होगा। यदि सेमीकंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन रखेंगे तो वो सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा क्या, इंसुलेटर की तहत। इसका मतलब है सेमीकंडक्टर आपका कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर कंडीशन। टेम्परेचर कंडीशन पर भी वो निर्भर करेगा। और इंसुलेटर किसको बोलते हैं, इंसुलेटर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे हो गया आपका रबड़, प्लास्टिक, वुड। और कंडक्टर में आपका एग्जाम्पल के तहत आप बोल सकते हैं कॉपर बोल सकते हैं, एल्युमिनियम बोल सकते हैं, ये सब आपका क्या है, कंडक्टर का एग्जाम्पल है। और आपको बोलना है कि कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से क्या हुआ रहता है, ओवरलैपिंग किया हुआ रहता है, दोनों के बीच में जो गैपिंग रहता है नहीं के बराबर होता है। इसका मतलब है कंडक्टर में आपका दोनों बैंड जो होगा वो ओवरलैपिंग क्या हुआ रहेगा। सेमीकंडक्टर में आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैपिंग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लगभग गैपिंग रहता है। इंसुलेटर में क्या होता है, बहुत ज्यादा गैपिंग होता है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसके कारण आपका वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा नंबर प्रॉब्लम का आंसर हो गया। सिस्टमेटिक ढंग से आपको क्या करना है, आंसर को लिखना है एग्जाम्पल के साथ। अब देखो, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये भी चीज बता चुके हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम के तहत आपको लिखना है, आपको शो करना है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कंडक्टर में दोनों ओवरलैपिंग क्या हुआ रहता है, ये डायग्राम को शो करना है। कंडक्टर में दोनों के बीच में आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ गैपिंग होता है, वो गैपिंग आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के भी जो गैपिंग होता है मच ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसके कारण आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन
कंडक्शन बैंड की तरफ मूव नहीं कर पाता, जिसके कारण इंसुलेटर में आपका करंट पास नहीं होता। ये चीज आपको लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम को भी क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब देखो 4th नंबर प्रॉब्लम में आते हैं। व्हाट इज द रेक्टिफायर? रेक्टिफायर एक बेसिकली एक डिवाइस है जो आपका क्या करेगा, एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफायर का यूज करेंगे। रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए हम लोग बेसिकली एक ट्रांसफार्मर, एक डायोड का यूज करेंगे। यदि हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइनिंग करेंगे तब, यदि हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर और सेंटर टेप का डिजाइनिंग करेंगे तो हम लोग एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। वो ट्रांसफार्मर आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होगा और 2 डायोड का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या बना सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर विद द सेंटर टैप हम लोग बना सकते हैं। और यदि हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइनिंग करेंगे तो हम लोग सिंपल ट्रांसफार्मर और 4 डायोड का यूज करके हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट से हम लोग क्या कर सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट को डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो रेक्टिफायर बेसिकली क्या है, जो एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करे उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर बोलेंगे। रेक्टिफायर बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली 1 डायोड का यूज करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक होता है फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर जिसमें हम लोग 2 डायोड का यूज करते हैं। एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें हम लोग 4 डायोड का यूज करते हैं। आपको प्रॉपर ढंग से आपको कनेक्शन बता चुके हैं, ये भी चीज आपको बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम को बनाना है, जो आपको सर्किट डायग्राम हम पहले बता चुके हैं। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद इसका इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को क्या करना है, ड्रॉ करना है और प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन करना है कि किस कंडीशन में कौन सा डायोड आपका ऑन होगा, किस कंडीशन में कौन सा डायोड आपका ऑफ होगा। प्रॉपर ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से आपको एक्सप्लेन कर देना है और आपका इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को जरूर लिखना है, तभी जाके आपका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग कितने डायोड का यूज करते हैं, तो बोलना है 1 डायोड का यूज करते हैं। यदि आपसे पूछेगा कि फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप में हम लोग कितने डायोड का यूज करते हैं, तो आपको बोलना है 2 डायोड का यूज करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में आपको पूछा जाएगा तो आपको बोलना 4 डायोड का यूज करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका ओनली पॉजिटिव हाफ को क्या करेगा, रेक्टिफायर करेगा, निगेटिव हाफ को ब्लॉक कर लेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में दोनों वेव फॉर्म को रेक्टिफाई करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा फुल वेव रेक्टिफायर। अब पूछोगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फुल वेव सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों में इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट सर्किट कनेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उस पॉइंट को आपको जानना है। फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप में हम लोग क्या करते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में सिंपल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। ब्रिज रेक्टिफायर में जो सिंपल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं उसका कॉस्ट कम होता है। इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप का कॉस्ट ज्यादा बैठेगा, ब्रिज रेक्टिफायर का कॉस्ट क्या होगा, कम बैठेगा। इसीलिए हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करने के लिए यदि हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइनिंग करेंगे तो हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का हेल्प लेंगे, क्योंकि मेरे को कम कॉस्ट में सर्किट डिजाइनिंग हो जाएगा। कम कॉस्ट से ही सर्किट को डिजाइनिंग करना है, इसीलिए हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट को क्या करते हैं, ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब चलो 5th नंबर पॉइंट में आते हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। एम्पलीफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो किसी भी सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो, कमजोर हो, उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। एम्पलीफायर में जिस तरह का एक एग्जाम्पल लेते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर। यदि वोल्टेज लेवल किसी भी सिग्नल का वीक है, उस सिग्नल का वोल्टेज को इंप्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर का यूज करके उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो उस तरह के डिवाइस को क्या बोलेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर बोलेंगे। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसको बोलेंगे वोल्टेज एम्पलीफायर। करंट का इंप्रूव करेंगे तो करंट एम्पलीफायर का यूज करेंगे। यदि पावर का इंप्रूव करना है तो पावर एम्पलीफायर का यूज करेंगे। तो बेसिकली आपको बोलना है जिस सिग्नल का स्ट्रेंथ कम है, वीक है, कमजोर है, उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसी का नाम पड़ा है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है, सिग्नल का स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, आपको बोलना है। अब देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मैथमेटिकल ऑपरेशन। यदि हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन जस्ट लाइक दैट सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी भी सिग्नल का आपको क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है और मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली क्या होता है, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। क्या होता है,
इसका गेन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज नोन एज द क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे। और आपसे पूछेगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट को डिजाइनिंग करने के लिए हम एक आईसी चिप का यूज करते हैं, उस आईसी चिप का नाम है IC741। वो जो चिप होता है 8 पिन का होता है, उसमें 8 पिन होते हैं, 8 पिन का पर्टिकुलर कुछ नाम होता है, उस 8 को नाम को याद रखना बहुत जरूरी है। एक होता है पिन नंबर 1, पिन नंबर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट ऑफसेट नल बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। पिन नंबर 2 को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, याद रखना है। पिन नंबर 3 को क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, याद रखना है। पिन नंबर 4 को बोलते हैं निगेटिव VCC सप्लाई, ये भी आपको याद रखना है। पिन नंबर 5 को हम लोग बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट नल, ये भी चीज आपको याद रखना है। 6 पिन को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट टर्मिनल बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 7 नंबर पिन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव VCC बोलेंगे, ये भी आपको याद रखना। 8 नंबर पिन का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। कौन सा पिन का क्या नाम है प्रॉपर ढंग से याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब जो चलो देखते हैं आगे का कंडीशन, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज आपको याद रखना है, तो आपको बोलना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, इनफिनाइट होता है। आइडियल कंडीशन में आपको याद रखना है। प्रैक्टिकल केस में 10 के पावर क्या होता है, 6 होता है, यह भी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आउटपुट इंपीडेंस जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो क्या होता है, 0 होता है, याद रखना है। उसके बाद पूछेगा कि वोल्टेज गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो क्या होता है, इनफिनाइट होता है। आइडियल केस में, प्रैक्टिकल केस में 10 के पावर क्या होता है, 6 होता है, यह भी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो बैंडविड्थ होता है वो इनफिनाइट होता है। आइडियल केस में, प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, 10 के पावर 6 होता है, ये भी चीज आपको याद रखना। उसके बाद कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये भी क्या होता है, इनफिनाइट होता है, ये भी चीज आपको याद रखना। स्लीव रेट जो होता है वो भी क्या होता है, इनफिनाइट होता है। इसका मतलब है एक ही चीज आपका 0 होता है, बाद बाकी जो भी चीज है वो सभी का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इनफिनाइट होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल केस में होता है। आइडियल केस में हम लोग उसको क्या मानते हैं, इनफिनाइट मानते हैं। तो इसका मतलब है आउटपुट इंपीडेंस जो होता है 0 होता है, बाद बाकी सभी चीज क्या होता है, इनफिनाइट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। चलो आगे का पॉइंट को देखते हैं। कुछ एप्लीकेशन आपसे एग्जाम पूछेगा, उस एप्लीकेशन को आपको ध्यान रखना है। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आपको प्रॉपर ढंग से हम सर्किट डायग्राम बता चुके हैं, उसका आउटपुट इनपुट वेवफॉर्म बता चुके हैं, उसका आउटपुट एक्सप्रेशन भी बता चुके हैं। उसका आउटपुट एक्सप्रेशन V0 इक्वल टू क्या होता है, -RF/R गुना क्या होता है, V इनपुट होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट कनेक्शन आपको बता चुके हैं, उस सर्किट कनेक्शन को भी देखना है, उसका इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को भी देखना है। उसके बाद आपको क्या करना, मैथमेटिकल इक्वेशन को भी आपको ध्यान देना है कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा। तो नॉन इन्वर्टिंग में आउटपुट वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन होगा V0 इक्वल टू ब्रैकेट 1 + RF/Rin ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। एडर भी बता चुके हैं, एडर में क्या होता है, सभी वोल्टेज का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन में वोल्टेज का सब्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन का भी आपको बता चुके हैं, इंटीग्रेशन और आपको डिफरेंशिएटर भी बता चुके हैं। इंटीग्रेशन में आपका इंटीग्रेशन का साइन आएगा, डिफरेंशिएटर में आपका डेरिवेटिव का साइन आएगा। इंटीग्रेशन में आपका आउटपुट एक्सप्रेशन जो होगा -1/CR इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू dt, ये चीज आपको याद रखना है। डिफरेंशिएटर में क्या होगा, वो आपका आउटपुट वोल्टेज CR और डेरिवेटिव करेंगे इनपुट वोल्टेज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी चीज आपको याद रखना है। इसका चीजों को समझना है, इसका सर्किट डायग्राम को समझना है, उसका आउटपुट एक्सप्रेशन को याद रखना है, क्योंकि इसका आउटपुट एक्सप्रेशन से आपका एग्जाम में प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलो 5 नंबर का प्रॉब्लम आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब 6 नंबर प्रॉब्लम को बताते हैं कि व्हाट इज द लॉजिक गेट। ये भी प्रॉब्लम आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें हम लोग लॉजिकली इनपुट देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट बोलेंगे। लॉजिक गेट में जो भी इनपुट देंगे वो आपका इनपुट 0 और 1 के फॉर्म में होगा, वो लॉजिकली इनपुट देंगे, उसी लॉजिकली के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट बोलेंगे। लॉजिक गेट बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है बेसिक गेट, एक होता है यूनिवर्सल गेट, एक होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बेसिक गेट कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोलना 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका और गेट, एक होता है आपका एंड गेट, एक होता है आपका नॉट गेट। आपसे पूछेगा कि यूनिवर्सल गेट कितने तरह के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। कौन कौन सा यूनिवर्सल गेट है, तो आपको बोलना है नैंड गेट और नॉर गेट जो होता है वो आपका यूनिवर्सल गेट होता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोलना 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव नॉर। इसका मतलब बेसिकली आपका टोटल गेट कितना हो गया, तो 3 2 5 2 7 हो गया, टोटल गेट हो गया आपका 7। सातों गेट के बारे में आपको प्रॉपर ढंग से मतलब ट्रूथ टेबल
उसका सिंबल, उसका सर्किट डायग्राम, उसका इनपुट और आउटपुट एक्सप्रेशन याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग और गेट में दोनों इनपुट को 0 रखेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा, यदि एक इनपुट को 1 रखेंगे, दूसरे इनपुट को 0 रखेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा, यदि और गेट में दोनों इनपुट को 1 रखेंगे तो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा। ये चीज हम आपको क्लास में प्रॉपर ढंग से लिखा चुके हैं, सर्किट डायग्राम भी बता चुके हैं। आपको प्रॉपर ढंग से बनाना है, इसका सिंबल को लिखना है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन को लिखना है। जैसे और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी होता है, एंड गेट का a इंटू बी होता है, नॉट गेट का आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, a कंप्लीमेंट होता है। उसके बाद नैंड गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होता है, a इंटू बी का होल कंप्लीमेंट होता है। नॉट गेट का आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट होता है। एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट का एक्सप्रेशन a कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस क्या होता है, a इंटू बी कंप्लीमेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। एक्सक्लूसिव नॉर का a इंटू बी प्लस a कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। और आपको सर्किट डायग्राम भी याद रखना है। सर्किट डायग्राम नहीं लिखोगे तो नंबर का डिडक्शन होगा। इसका मतलब है ये चीज को आपको ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्विंग करना है। चलो 6 नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब देखो 7 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कन्वर्सन। अब आपको बता चुके हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको जब पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि देयर आर 4 types of the number system. One is binary number system, another is called decimal number system, another is called octal number system, और लास्ट वाला जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, और बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो आपको क्या बोलना है, 2 होता है। और आपसे पूछेगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आपको बोलना है डेसिमल नंबर सिस्टम का जो नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा 0 से लेकर 9 तक होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। इतना चीजों को आपको याद रखना है, इतना चीजों को आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है। अब आपसे पूछेगा कि ऑक्टल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कहां से कहां तक होता है, तो आपको बोलना ऑक्टल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है 0 से लेकर कहां तक होता है, 7 तक होता है। उसके बाद पूछ रहेगा कि ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है, तो आपको बोलना 8 होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कहां से कहां तक करेंगे, तो आपको बोलना 0 से लेकर 9, और कैरेक्टर में ए से लेकर क्या होगा, एफ होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन एराइज होगा कि हम लोग 10 को 10 क्यों नहीं लिखते हैं, कैरेक्टर के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, तो आपको बोलना है कि उस नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल डिजिट वाले नंबर को हम लोग कैरेक्टर से शो करते हैं, जिससे आपको पहचानने में क्या हो, सुविधा हो। इसीलिए आपसे पूछेगा कि एफ का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, तो 15 का रिप्रेजेंटेशन एफ से होता है, 14 का रिप्रेजेंटेशन ई से होता है, 10 का रिप्रेजेंटेशन ए से होता है। ये चीज आपको मध्य में नजर में रखते हुए आपको आगे की ओर प्रोसेस लेना है। अब देखो, अब आपसे पूछेगा कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे आपका 6 गो प्रॉब्लम दिए गए, 6 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कर लेना है, क्योंकि आपको प्रॉपर ढंग से आपको क्लास में बताया गया है कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आपका ऑक्टल से बाइनरी कैसे जाओगे, उसके बाद हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे जाओगे, बाइनरी से ऑक्टल कैसे जाओगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे जाओगे, फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे जाओगे। सभी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है आपको क्लास में। इसका मतलब इतना प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, पूरा सॉल्यूशन करके जाना है। इतना प्रॉब्लम यदि सॉल्यूशन करोगे तो आपका मेन एग्जाम में और टेस्ट एग्जाम में भी बेहतरीन नंबर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका टेस्ट एग्जाम होने वाला उसके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या करना है, 7 प्रॉब्लम को प्रॉपर ढंग से पढ़ के जाना है। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप कंटिन्यू इस चैनल को फॉलो करिए, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर पाओ। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।